नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। चाहे बात 80 के दशक में रूस जैसी महाशक्ति की हो, या फिर 90 के दशक में तालिबान शासन, या फिर अमेरिका जैसे देश के सैनिकों, कोई भी सेना अफगानिस्तान में काबुल पर भले ही कब्जा कर लेती हो, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका उनके नियंत्रण से स्वतंत्र ही रहा है, और वो है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान के हर प्रोविंस पर कब्जा होने के बाद भी कोई भी सेना पंजशीर घाटी को कभी नहीं जीत पाई, जिसका एक बहुत बड़ा कारण यहां के पहाड़। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी इस घाटी में रहने वाले पठान जबरदस्त फाइटर तो हैं ही, पहाड़ों से उन्हें हमला करने में मदद भी मिलती है। ऐसे में यहां पर रूस भी हारा और अमेरिका भी, और काफी हद तक तालिबानी भी इस इलाके में कब्जा करने का प्रयास करते रहे और हारते रहे। लेकिन तालिबान ने पिछले साल अगस्त में पंजशीर घाटी पर अपना कब्जा अंततः जमा ही लिया। पूरे अफगानिस्तान में धीरे धीरे जीत हासिल करने के बाद और अमेरिका के देश छोड़ने के बाद उनके ही हथियारों के दम पर आज पंजशीर में तालिबाना झंडा लहरा रहा है। धाकड़ लड़ाकों वाली पंजशीर घाटी तालिबान के राज में कैसी है, यह हम आपको अपनी आईएएस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अफगानिस्तान में दोबारा कब्जा पाने में जितनी ताकत तालिबान ने लगाई, उससे दोगुनी ताकत उसे पंजशीर घाटी को जीतने में लगानी पड़ी। काबुल पर कब्जे की लड़ाई पूरी होने के बाद भी पंजशीर इकलौती ऐसी जगह थी जहां तालिबान भी कामयाब नहीं हो पाया था। पंजशीर के पहाड़ों में छिपी अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की रेसिस्टेंट फोर्स ने तालिबानी लड़ाकों को खूब छकाया। तालिबानी नेताओं की हालत यह हो गई थी कि वो अहमद मसूद से बातचीत की पेशकश तक करने को राजी हो गए थे, लेकिन पंजशीर के पठान झुकने को तैयार नहीं थे। तालिबान के लिए पंजशीर जीतना सबसे मुश्किल था। ऐसे में तालिबान ने एयरफोर्स की मदद ली। इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान उसकी मदद करता रहा। पंजशीर की लड़ाई सबसे कठिन लड़ाई तालिबान के लिए थी। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद, काबुल को फतेह करने के बाद कई महीने तालिबान लड़ाकों को पंजशीर पर कब्जा जमाने के लिए लगा। दरअसल महत्वपूर्ण बात जो मुश्किल यहाँ पर तालिबान को हो रही थी वो यही थी कि ये जो पंजशीर वादी है, जिस पर रूस भी कब्जा जमाने में कामयाब नहीं रहा था 80 के दशक में, वहाँ पर तालिबान के लिए पंजशीर की वादी पर कब्जा जमाना काफ़ी कड़ी जो है समस्या भी थी और मुश्किल भी थी। उसकी वजह साफ है, क्योंकि ये जो वादी है पंजशीर की ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हर तरफ घेरी हुई है। जो ही तालिबान इस वादी में घुसने की फिराक में था, कोशिश में था, तो इन पहाड़ और इन चोटियों के सिरों से और उन चोटियों के ऊपर से जो रेजिस्टेंस फ्रंट तब बना था अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में, वो तालिबान को यहाँ पर टक्कर दे रहा था। और पूरे उस युद्ध में जो कि पिछले साल तालिबान और अमेरिका के बीच लड़ा गया और अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान की सत्ता के खिलाफ, उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल मात्र यहाँ पर ही तालिबान ने किया, और उसमें पाकिस्तान की पुष्टपनाही भी तालिबान को हासिल थी, और कहीं ना कहीं उस पूरे रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो है विफल कर दिया जो तालिबान के खिलाफ पंजशीर की वादी में उठी थी। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि अहमद शाह मसूद, जो कि यहाँ के सबसे बड़े मुजाहिद कमांडर माने जाते हैं पंजशीर वादी के, पहचान पंजशीर की उन्हीं से है। अभी भी उस कमांडर अहमद शाह मसूद के लिए पंजशीर वादी में रहने वाले लोगों के मोहब्बत में ना ही कोई कमी है और ना ही उनके आदर को लेकर कोई पछतावा। और कब इस पंजशीर वादी में एक बार फिर हालात करवट बदल लेंगे, वो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजशीर में अब तालिबान है, और जो भी तालिबान के खिलाफ है या तो पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है या वो अफगानिस्तान छोड़कर पड़ोसी देशों में चला गया है। खूबसूरत पंजशीर घाटी की सड़कों पर आम लोगों की संख्या कम, हाथों में बंदूक लिए तालिबानी लड़ाकों की गिनती ज्यादा नजर आती है। दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है।
पिछले साल अगस्त के महीने में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया तो पंजशीर की ये वादी मात्र एक ऐसी जगह थी जहां पर तालिबान को काफी मशक्कत करनी पड़ी कब्जे के लिए। यहां तक कि सितंबर के आखिर में इस गवर्नर हाउस पर, जो कि पंजशीर का गवर्नर ऑफिस है, उस पर झंडा फहराए जाने के बाद पंजशीर पर तालिबान ने अपने कब्जे का दावा किया और वो सही साबित हुआ। यहाँ तक कि अभी जो यहाँ पंजशीर में हमारी तालिबान के कमांडरों से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी भी रात के दौरान गश्त होती है तालिबान की इन पहाड़ों में, क्योंकि पूरी वादी जो है पहाड़ों से घिरी हुई है। वहाँ पर अहमद मसूद का कोई जो समर्थक हो वो उनके खिलाफ किसी तरह की कोई हरकत ना करे, उसके लिए अभी भी चल रहा है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जो रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबान के हुकूमत के बाद अफगानिस्तान में इस पंजशीर घाटी में बना था, वो अब पूरी तरह से बिखर गया है। यहाँ तक कि उनके लीडर, चाहे फिर अमरुल्लाह सालेह हो, अहमद मसूद हो या फिर उनके कई सारे रिश्तेदार हो, वो इस पंजशीर वादी से निकलकर जो पड़ोसी देश हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, वहां पर चले गए हैं। पंजशीर का इतिहास ही ऐसा है कि तालिबान भी पक्की तौर पर यह नहीं कह पाता कि यहाँ पर पूरी तरह से उसका कब्जा है। यह सच्चाई है कि सरकारी इमारतों पर यहाँ तालिबानी झंडे लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर पंजशीर में जंग छिड़ने की खबरें आती रही हैं। हमने इस पर तालिबानी लड़ाकों से बात की। हम इस वक्त पंजशीर की वादी में हैं और यहाँ पर हम तालिबान के उन लड़ाकों के साथ है जिन्होंने पंजशीर पर जो है फतह दिलाई थी तालिबान को, और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ट्रांसलेटर भी है खुशहाल, उससे बात करेंगे। खुशहाल, आप इनको बताइए, कमांडर साहब को रईस जो है यहाँ पर, इनसे बताइए कि यहाँ पर किस तरह से तालिबान ने जो है विजय पाई, वही किस तरह से उन्होंने इनको बताया, पूछिएगा वही तालिबान को ने किस तरह से, जब यहाँ लड़ाई सबसे ज़्यादा यहीं चली थी, तो किस तरह से जो है यहाँ पर उनकी हुकूमत आई। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े शिला मवरज दनन चीज मुश्किल नस्ता कुम मुश्किलात मुझ न लरो दलता इंशाल्लाह टूल मुजाहिदीन बेखी बेदार दी कुम मुश्किलात तरवसा चाना दी जुड़ कड़ी न चस्ता कुम दुश्मन ची तबलीगात कई आगा खुनो सना सवाल टूल फेसबुक तरी न रखता, बस इस खबर नहीं दी तबलीगात कई। कारी साहब ने बताया कि वो जो फेसबुकी जो बात करते लोग झूठ बोलते, पंजशीर में लड़ाई ये हो, ये सब झूठ है। ललाई अलहमद पंजशीर में बिल्कुल अमन अमान है, मुजाहिदीन सब अपनी जगह पर है, इधर बिल्कुल कोई खतरा किसी का नहीं। तालिबान की कामयाबी में अमेरिकी हथियारों का बड़ा हाथ रहा है। ये वो अमेरिकी हथियार थे जो अमेरिका यहाँ छोड़कर गया था। आज ये हथियार तालिबान की बड़ी ताकत बने हुए हैं और इसी के दम पर पंजशीर घाटी में वो टिका हुआ है। बोल्टिक और कंदहार में जो तालिबान की आगे आगे बढ़ रहे थे, तो कहा गया एक बार कि 10-12 हज़ार जो मुजाहिदीन पाकिस्तान से उसमें सुपिन बोल्टिक में आए, फिर कंदहार में आए, तो फिर उन्होंने शुरू कर दी, तालिब के साथ साथ लड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर हुकूमत। हम तो इस बारे में यह कहना चाहेंगे कि जब से हम इधर आए हैं तो हमने किसी पाकिस्तानी तालिबान के उसका पाशरा तिकाड़ो पाकिस्तान का हमने नहीं देखा है। बाकी प्रोपेगेंडा होते रहते हैं, तबलीगात होती रहती है मुख्तलिफ किस्म की। आपके पास जो हथियार है इसको बदबरे अमेरिका है ये? जी बिल्कुल, ये अमेरिका है। इसके इधर बेल्ट पे ना, इसका ये जो बेल्ट है इधर लिखा हुआ था मेड इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने हटा दिया। अच्छा, हाँ। तो अमेरिका वाले ये AK-47 नहीं करते इस्तेमाल? ये AK-47 भी लाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हथियार इनसे बचे हुए हैं। ये कार्मिली जो आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, वो भी अमेरिकन हथियार है। बाकी जितना भी हथियार बचा हुआ है सब अमेरिका से बचा हुआ है। हाँ, दूसरा मुल्क या पुराना रूस का है। पंजशीर घाटी में फिलहाल तालिबानी लड़ाकों की गश्त ये इशारा देने के लिए काफी है कि यहाँ जंग तो नहीं चल रही, लेकिन माहौल शांत नहीं है। फिलहाल ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से तालिबान को उखाड़ने की कोशिश हो रही है। ये दावा जरूर किया जाता है कि पंजशीर के पहाड़ों में रेजिस्टेंट फोर्स के लोग छिपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से भी विद्रोह की आवाज नहीं आती। पंजशीर, अफगानिस्तान से अशरफ वानी, आज तक। पंजशीर पर कब्जा हो पाना तालिबान की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस पंजशीर में रूस अमेरिका सब हारे, वहां तालिबान का नियंत्रण होना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए तालिबान पंजशीर में अपने सैलरीड लड़ाकों को तैनात रखता है, जिनका काम है जगह जगह पर चेक पोस्ट पर मौजूद रहकर जांच करते रहना, ताकि विरोध के सर उठें तो गोलियों से उन्हें तुरंत वहीं पर शांत किया जा सके।
हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब जितने भी मुजाहिदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तालीम से वाबस्ता हैं, तालीम याफ्ता। एक आधू का अगर कोई एक होगा कि तालीम से वाबस्ता नहीं, लेकिन उनको भी अपना तौर तरीका, अपना सिस्टम मालूम होगा कि हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है या हमें क्या करना है। इस सही है बंदूक ना? के बारे में बताइए, ये आपको पता होगा, इसमें क्या खास है जो बाकी के इसमें खास ये है कि तो एक अमेरिकन है, दूसरा इसका वजन कम है, तीसरी बात ये है कि इसका जो गोली है, बुलेट, इसका जो बुलेट है निशान है है ना? अच्छा, ये है अमेरिका ना? मालिक गनीमत है जी। ये माल गनीमत है अमेरिका लोगों से। अच्छा, माशाल्लाह, नारा तकबीर। इसमें क्या लगा है? ये क्या चीज है? ये लेजर है, लेजर भी है और टॉर्च भी है। टॉर्च भी है। इंग्लिश में बोलता है स्नाइपर। स्नाइपर, अच्छा, हाँ, ये वो है स्नाइपर। स्नाइपर। ये भी स्नाइपर है। अच्छा अच्छा। ये उसके साथ साथ जब लोग गद्दार है उस पर मारेगा इंशाल्लाह अच्छा। मुनीर अहमद आपका नाम है, कहाँ रहते हैं आप यहाँ? क्या? अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं? कंधार। कंधार के रहने वाले हैं। तालिबान के साथ कब से जुड़े हैं? बचपन से बस ही तालिबान का है। मेरा चचा जो है वो अमीर का तालिबान का कमांडर है। अभी जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, आप लोगों को किस तरह से आपका गुजारा चलता है? आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? हाँ मिलते हैं, अच्छा, हर महीने? हर महीने का मिलते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? पिछले बार 10,000 मिल गया, फिर 13,500 मिल गया। वही ना, अफगानी करेंसी 13,000। तो घर बेचते हैं पैसा या खुद करते हैं खर्च? ना घर बेचते हैं। यहाँ पर जो खर्चा वो सब इमारत करते हैं। इमारत करता है, मतलब आपके खाने पीने। काम क्या होता है आपका? मेरा काम बस ही पेरा यहाँ पर होता है। चेक कभी पॉइंट, ये तो चेक पॉइंट है। हाँ, चेक पॉइंट पे क्या काम करते हैं आप? बस ये मोटर से तलाशी करते हैं, लोगों से बातचीत करता है, कैसे रोजा ठीक ठाक हो सब यही पूछते हैं बस, और तंग नहीं करते। बस सिर्फ निज़ामी चीज़ वगैरह जो इसके पास होते हैं हम इससे लेते हैं, वापस इसको रुख्सत करते हैं। तो तंग किसी को नहीं करना है? ना, ये ऊपर से ऑर्डर है, मतलब? हाँ, ऊपर से ऑर्डर है तलबा का। ये दर्स हमें मदरसे में देता है कि आवाम से ज़्यादा तंग नहीं करना ना। तो पंजशीर की लड़ाई के बारे में बड़ा था कि यहाँ पर वो उसका अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, कब क्या उनका क्या किस्सा था? वो सब सोशल मीडिया पे था या हकीकत भी थी ज़मीन पे कुछ ऐसा? हकीकत भी थी, ऐसी थी। ये पहले बार जो इमारत थी इसमें भी ये फतह नहीं हुआ ये जगह। ये बहुत सख्त लोग है यहाँ के। तो फिर अभी माशाल्लाह आपका है यहाँ पर पूरा कब्जा है? हाँ, अभी पूरा कब्जा है। अभी इंशाल्लाह बस हम अपने अखलाक से इसके साथ जुड़ रहे हैं ना। जब वो ये पठान लोग जान ले कि ये किस तरह लोग है, ये हमसे बहुत नफरत करता है, कसम से बहुत ऐसे गोर के देख रहा है ना। हम अभी इसके साथ अखलाक कर रहे ताकि वो हमें अच्छी तरह जान ले कि हम किस तरह लोग हैं। तो अखलाक से ही इनका दिल जीतेगा हाँ इंशाल्लाह। तो दरअसल ये बातचीत जो यहाँ पर ये चेक पॉइंट एक है पंजशीर में, जहाँ पर तालिबान के ये सभी जो हैं लोग हैं, इनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और इनका साफ कहना है कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ इंतज़ाम के लिए हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी कोई परेशानी हो, जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसकी तलाशी वगैरह लीजिए जाती है अगर ज़रूरत उनको लगे, वरना नहीं। तो लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर हम पंजशीर में आम लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि तालिबान की तरफ से जो बर्ताव है उनके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। जब से तालिबान की हुकूमत थी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो बिहेवियर या बर्ताव है तालिबान का वो दिखने को मिलेगा। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, पंजशीर, अफगानिस्तान, आज तक। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में आज रूस के तेवर नजर आते हैं, ठीक वैसे ही कभी सोवियत के दौर में भी रूस ने अफगानिस्तान में हमला किया था। यूएसएसआर के समय 80 के दशक में एक बार बड़ी रूसी सेना ने अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा था। उन्होंने एक लंबा समय अफगानिस्तान में गुजारा, हथियारों बमबारी वैसी ही की जैसी इस समय यूक्रेन में हो रही है, लेकिन परिणाम वो नहीं निकला जो रूस चाहता था। उस दौर में अफगानी मुजाहिदीन के हाथों में भले ही ब्रिटिश काल के जमाने की बंदूकें थी, लेकिन इन्हीं के दम पर गुरिल्ला युद्ध में वो रूस पर भारी पड़ते थे। जब रूस ने हमलों की रफ्तार बढ़ाई तो अमेरिका ने अफगानी मुजाहिदीनों की मदद की। अमेरिकी हथियारों के दम पर तालिबान ने रूस को भागने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम आपको अफगानिस्तान से ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो देखने में आपको यूक्रेन युद्ध से आई तस्वीरों जैसी ही लगेंगी, लेकिन हैं वो बरसों पुरानी अफगानिस्तान की।
तबाह टैंकों की ये तस्वीरें क्या आपको यूक्रेन युद्ध से मेल खाती हुई नजर आती हैं? ये अफगानिस्तान के पंजशीर की तस्वीरें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि टैंकों की कब्रगाह वाली ये तस्वीरें यूक्रेन में तबाह हुए टैंकों की कब्रगाह से मेल खाती हैं? इन तस्वीरों में समानता यही है कि ये सारे टैंक रूसी हैं। इन टैंकों पर जो निशान आपको नजर आ रहे हैं, वैसे ही निशान यूक्रेन युद्ध में भी नजर आते हैं। जो हाल यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों का हुआ, वही हाल अफगानिस्तान वॉर में रूसी टैंकों का हुआ था। जिस तरह का हमला यूक्रेन में हाल फिलहाल में रूस पर हो रहा है, ठीक उसी तरह के हमले दिसंबर 1979 से लेकर 1989 के बीच अफगानिस्तान में देखे गए। क्योंकि ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में उस दौर में सोवियत संघ की सेना अफगान मुजाहिदों से लड़ाई कर रही थी। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए हमले को पहले ही रूस 3 दशक पहले अफगानिस्तान में ही आजमा चुका है, लेकिन तब रूस यूनाइटेड स्टेट्स बनके था और यूएसएसआर के नाम से दुनिया की महाशक्ति थी और यूक्रेन भी उस महाशक्ति का एक हिस्सा था। मेरे पीछे जो ये एक कैंप है जो रूसी सेना का, यहाँ पर कैंप तब उस जमाने में था जब नजीबुल्लाह की सरकार अफगानिस्तान में चलती थी 80 के दशक में। तो ये सभी जो टैंक्स है, इन टैंकों से तब अफगान मुजाहिदीन के साथ रूस ने युद्ध लड़ा था, लेकिन उस युद्ध में रूस की बुरी तरह शिकस्त हुई थी और उस शिकस्त को दिलाने में यूएसएसआर को सबसे जो गहरा दुश्मन तब बना था वो अमेरिका ही था और अमेरिका की पश्तपुनाही पर ही रूस को अफगानिस्तान से तब खदेड़ा गया था और दुनिया भर के हजारों मुजाहिदीन और कई सारे देशों के लोग रूस के खिलाफ, यानी यूनाइटेड जो यूएसएसआर था उसके खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे थे। पंजशीर वादी जो है वो यहाँ से ही शुरू होती थी और रूस की सेना यहाँ से ऑपरेट करते हुए कभी पंजशीर वादी में दाखिल नहीं हो पाई और 2021 तक पंजशीर हमेशा खुद मुख्तार रहा। सोवियत के जमाने में हुई जंग के दौरान पंजशीर में रूसी सेना कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन आज भी रूस की उस हार के सबूत यहाँ मिलते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में हूँ, यहाँ पर उस जंग की निशानियां हैं जो 30 साल पहले 1980 के दशक में रूस और मुजाहिदीन के खिलाफ यहाँ लड़ा गया था। ना ही ये रूस है, ना ही ये यूक्रेन है, बल्कि ये अफगानिस्तान के उस जीत की दास्तान है जिसमें अमेरिका की पुष्टपनाही से मुजाहिदीन ने पूरी रूस की सेना को ध्वस्त कर दिया अफगानिस्तान में। वो सभी हथियार जो इस वक्त रूस यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के वो हथियार जो उसको अमेरिका दे रहा है, चाहे मल्टीपैरल लॉन्चर हो चाहे फिर दूसरे हथियार हो, वो भी यहाँ पर उस जमाने के बिखरे पड़े हैं, मौजूद पड़े हैं, जिनको अब लोहे के भाव पर बेचा जा रहा है। उस दौर में सोवियत सेना का मकसद अफगान मुजाहिदों के खिलाफ लड़ना था। शुरुआती कुछ दिनों में ही काबुल पर भी कब्जा हो गया था, लेकिन अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में इसी पंजशीर में रूस को शिकस्त मिली। पंजशीर वादी है वो इस तरफ कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पूरी जो ग्रीन हरी वादी नजर आ रही है, पंजशीर का इलाका है। अहमद शाह मसूद ने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पंजशीर पर तब रूस जो है काबिज नहीं हो पाया था यूएसएसआर, लेकिन तालिबान ने इतिहास बदला और पिछले साल पूरे अफगानिस्तान के साथ साथ पंजशीर पर भी जो है अपना कब्जा कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हथियार आप देख लीजिए कि कितने सारे हथियार जो हैं यहाँ पर हैं तालिबान की निगरानी में, और इनमें से अधिकतर हथियार जो हैं वो या तो रूस के हैं और या फिर अमेरिका के। पंजशीर से उठे विद्रोह को रूस कभी दबा नहीं पाया। कई सालों तक अफगान मुजाहिद और सोवियत सेना के बीच जंग चली और फिर 1987 में सोवियत संघ ने घर वापसी की योजना बना ली। 15 फरवरी 1989 तक सोवियत सेना की आखिरी टुकड़ी भी अफगानिस्तान से चली गई थी और तब से लेकर अब तक रूस के ये हथियार उस जीत के मेडल बने हुए हैं। पंजशीर अफगानिस्तान से अशरफ वानी, आज तक।
रूस यूक्रेन युद्ध को आज 67 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक रूस इस युद्ध को पूरी तरह से जीत नहीं पाया है और न ही यूक्रेन ने हार मानी। और इसीलिए अब रूस की अगली तैयारी यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगे देश मोल्दोवा में मिलिट्री बेस बनाने की चल रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस अब मोल्दोवा से कीव पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और यह ऐसी जगह है जहां रूस के लगभग 2000 सैनिक तैनात हैं और इशारा मिलते ही यूक्रेन पर ये लोग हमला कर देंगे। यही वजह है कि यह युद्ध 67 दिन बाद भी बेनतीजा दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन को तबाह कर चुका है और पूर्वी और उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका है। खार्किव से खेरसान तक कब्जे के बाद रूस की अगली प्लानिंग मोल्दोवा के नजदीकी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया से हमला करने की है, क्योंकि 67 दिन के बाद भी रूस राजधानी कीव पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है और जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए रूस कीव पर कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा है और ट्रांसनिस्ट्रिया का वो इलाका है जहां रूस का सिक्का चलता है। ये इलाका रूस के उपकारों के बोझ तले दबा हुआ है, इसलिए यहां रूसी सेना की एक टुकड़ी तैनात भी है। हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि एक रूसी कदम है, वहां पर स्पेशल फोर्स काम कर रही है, ये फेक न्यूज नहीं है। रूस मोल्दोवा को डर दिखाकर इस क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा है, क्योंकि रूस अब ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने सैनिकों के लिए नए बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मोल्दोवा एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है और यूरोप पर इनडायरेक्ट तरीके से अटैक किया जा सकता है। रूस का लेटेस्ट दावा है कि उसने यूक्रेन के 17 मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट किया है। इस हमले में रूसी एयरफोर्स ने हाई प्रिसीजन मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बुरी तरह बर्बाद किया है, जिसमें यूक्रेन के 200 जवान मारे गए हैं, 23 आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद हुए, एक कमांड पोस्ट भी तबाह हुई, साथ ही एक वेयर हाउस भी तबाह हो गया है जिसमें यूक्रेन अपने रॉकेट्स और आर्टिलरी रखे हुए थे। दावा रूस का है, लेकिन सच ये है कि 67 दिनों के हमले में रूस को अब तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उसे उम्मीद रही होगी। लेकिन यूक्रेन ने अब तक हार नहीं मानी, पूर्वी हिस्से में रूस को करारा जवाब दे रही है। यही वजह है कि डोनबास में यूक्रेन के सैनिक फिर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस पर हमला कर रहे हैं। आज तक पहुंचा है ब्रावनकोवो एरिया में, जो कि डोनबास रीजन के बेहद नजदीक है। यहीं से डोनबास का रास्ता जाता है। डोनबास रीजन यहां से तकरीबन 30-40 किलोमीटर ही दूर होगा। ये पड़ता जरूर खार्किव ओब्लास्ट में है, लेकिन खार्किव जो है वो डोनेस्क और लोहांस्क दोनों को बॉर्डर करता है और बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई है इस इलाके में। इतनी तबाही के बाद भी यूक्रेन में लड़ने की हिम्मत बची हुई है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और रूस यूक्रेन की जिद को देखकर लगता है कि यह अभी खत्म होने वाला भी नहीं है। ऐसे में सबकी नजर पुतिन के फैसले पर टिकी हुई है कि वो इस युद्ध में अगला हमला किस तरह का करने वाले हैं। कीव से राजेश पवार, डोनबास से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिल रही है, उससे ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता।
रूस की तमाम धमकियों के बीच आज अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूक्रेन पहुंच गईं, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने वादा किया कि अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद देता रहेगा और यही बात पुतिन को अब बहुत परेशान कर रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद भी अमेरिका की मदद यूक्रेन के लिए बड़े संकट का इशारा कर रही है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत चुभ रही हैं, क्योंकि रूस की तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिका यूक्रेन में लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। आज अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कीव पहुंची, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके अलावा हॉलीवुड स्टार अभिनेत्री एंजेलिना जॉली लवीव पहुंची, जहां वो युद्ध पीड़ितों से मिलने गई। इससे पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जेलेंस्की से भी मिला। यही वजह है कि जिस यूक्रेन को रूस पूरी तरह कुचल देना चाहता है, वो पिछले 67 दिनों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका की मदद का बहुत बड़ा हाथ है। Сполучених Штатів, народу Сполучених Штатів, Конгресу і двопалатної підтримки, і двопартійної. Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда і народ України. Це говорить про те, що Сполучені Штати є сьогодні дійсно лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації. अमेरिका से मिल रही सैन्य मदद के दम पर यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका से यूक्रेन को पोर्टेबल जेवलिन मिसाइल मिल रही है। इस मिसाइल ने यूक्रेन में रूसी टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मिसाइल को आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक अकेला सैनिक भी इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं। अमेरिका ने काफी पहले रूस से ये हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन अब रूस के यही हेलीकॉप्टर रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गए हैं। यूक्रेन को अमेरिका और टर्की से बड़ी मात्रा में हमलावर ड्रोन भी दिए गए हैं। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में टर्की बहुत आगे है और अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपने ड्रोन का सफल इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन को मिले इन ड्रोन्स ने रूसी काफिले को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी ने लगभग 2000 स्ट्रिंगर सिस्टम भी दिए हैं। एक अकेले सैनिक के जरिए ऑपरेट किए जाने वाला ये मिसाइल सिस्टम एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2500 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. रूस लगातार अमेरिका और नाटो देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर के इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं। और तो और रूस ब्रिटेन पर हमला करने की धमकी भी दे चुका है। इन सब के पीछे वजह है 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड। इस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के पास कोई बहुत बड़ी कामयाबी फिलहाल नहीं है। 67 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों को मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद की वजह से अब तक कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। यानी रूस इस युद्ध को पूरी तरह जीत नहीं पाया है और इसी बौखलाहट और आवेश में आकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। लेकिन इस धमकी के बावजूद यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। कीव से राजेश पवार और डॉनबास से अभिषेक भल्ला, आज तक। यूक्रेन में जमीनी युद्ध के अलावा एक जुबानी युद्ध भी चल रहा है। पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि नाटो देश अगर यूक्रेन को हथियार देते रहे तो ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है।
लेकिन व्लादिमीर पुतिन की इन चेतावनियों धमकियों से कम अमेरिका और ब्रिटेन पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कह चुके हैं कि चाहे जो हो जाए यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार हम देते रहेंगे। नाटो की तरफ से भी पुतिन को यह सांकेतिक चुनौती है। नाटो देश ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूक्रेन के आसपास इतने सैनिकों की तैनाती होगी जितनी कोल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुई है। यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना के टैंक्स आते हैं। यूक्रेन का टर्किश बायरक्तश ड्रोन उन्हें धूल में मिला देता है। रशियन आर्मी कहीं यूक्रेन की ओर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का मुंह खोलती है तो यूक्रेन की फौज मैनपैड से रूसी सेना को करारा जवाब देती है। जमीन से लेकर आसमान तक रूस के आक्रमण का सामना यूक्रेन सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि नेटो देशों के हथियारों से ही कर रहा है। यूक्रेन को मिल रही हथियारों की इसी मदद को रोकने के लिए पुतिन ने जब पश्चिमी देशों को धमकी दी तो जवाब में बाइडेन ने चैलेंज किया कि मदद तो जारी रहेगी। We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands or buts about it. Russia is the aggressor. बाइडेन तो अपनी कांग्रेस तक से करीब 33 अरब डॉलर की फंडिंग पास करवाने की जुगत में है ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक हथियारों की सप्लाई की जा सके। वैसे अब तक यूक्रेन को जो बड़ी मदद मिली है उसमें अमेरिका 32.20 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद करने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने 155 mm की 72 हॉवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 4800 इनलॉ एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन मिसाइलें, स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम समेत बड़ी तादाद में अम्युनिशन की मदद की। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी अब तक यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक दे चुका है। उसकी संसद में भी एक राय बनी है कि यूक्रेन को और घातक हथियार दिए जाने चाहिए। इसके अलावा फ्रांस और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद की है। उधर ब्रिटेन भी पुतिन को अलग ही चैलेंज कर रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि अब तो वो यूक्रेन के आसपास इतनी फौज भेज देगा जितनी कोल्ड वॉर के दौर में भी कभी नहीं थी। इसमें ब्रिटेन टैंक भेजेगा, अटैक हेलीकॉप्टर भेजेगा, आर्टिलरी भेजेगा। ब्रिटेन के 8000 जवान पूर्वी यूरोप में रहेंगे। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस कहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा इतनी अहम कभी नहीं रही जितनी आज है। कोल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़ी तैनाती में जवान हमारी ताकत और एकता दिखाने के लिए नेटो और जेईएफ के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। जनरल मनोज पांडे ने देश के नए आर्मी चीफ का पद संभाल लिया है। उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उन पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने नए आर्मी चीफ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तकरीबन 2 साल पहले जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन थी और जो हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी है उनके अनप्रोवोक्ड और यूनिलैटरल एक्शंस के कारण जो एक स्थिति बनी थी, मैं समझता हूं कि उसको हमने सही तरीके से डील किया हुआ है। और पिछले 2 साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन, रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है। जहां तक एलएसी पर एक्टिविटीज का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा या फिर टेरिटरी का जहां तक मामला है, उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे फोर्सेस एलएसी पर, अहम जगह पर, इम्पोर्टेंट जगह पर सही दिशा में सही तरह से तैनात है। हालांकि इंक्लीमेंट वेदर के बावजूद ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं।
चौथा, हम समझते हैं कि इस मसले का हल तभी निकलेगा जब हम दोनों पार्टीज, बोथ साइड्स कंटिन्यू टू टॉक and engage.